नमस्ते। संदीप के सवाल में आपका स्वागत है। आज डॉक्टर संदीप पांडे से ये बात करने जा रहे हैं कि अभी ये बहुत से आंदोलन में रहते हैं, एक्टिविस्ट हैं, जहाँ पे लोगों की रोज़मर्रा की समस्याएं होती हैं, चाहे वो लिखाई पढ़ाई की हो, चाहे वो खेती की हो, चाहे वो उसकी मजदूरी की हो। उस सब में कहीं ना कहीं ये खड़े रहते हैं, लोगों की बहुत सी चीज़ों को उठाने का काम करते हैं, इश्यूज़ को उठाने का काम करते हैं, इन्वायरमेंट की बात। लेकिन अभी हाल में एक ऐसा हादसा हुआ है, ये एक आजमगढ़ में एक हवाई अड्डा बन रहा है जिसके विरोध में वहाँ के किसान हैं और आपके बहुत खास मतलब सहयोगी और साथी लोग ही उस धरने को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसके में आप कुछ यात्रा कर चुके हैं और एक यात्रा प्रपोज थी बनारस से आजमगढ़ की। उसमें संदीप पांडे जी को 3-4 दिन पहले एक नए तरह का एक्सपीरियंस हुआ। ये बहुत बार जेल गए हैं, बहुत बार प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ है, बहुत बार घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया है। CNRC में हम सब लोग को, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने उसको कवर भी किया था। लेकिन अभी का जो एक डॉक्टर संदीप पांडे आपका एक्सपीरियंस रहा 3-4 दिन पहले का, कि बनारस से आपकी यात्रा आजमगढ़ जानी थी, थोड़ा ब्रीफली हमारे दर्शकों को बता दीजिए, फिर उस पर और हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। जी नमस्कार जी। ये मेरे लिए भी एक नए किस्म का अनुभव था। 24 दिसंबर से बनारस से आजमगढ़ की एक पदयात्रा निकलने वाली थी। आंदोलन के 75 दिन पूरे हो रहे हैं, लगातार रोज़ वहाँ धरना चल रहा है। 300-400 महिलाएं वहाँ रोज़ बैठती हैं खिरियाबाग मंदुरी नाम की जगह पे, आजमगढ़ पे, जहाँ पहले से एक हवाई पट्टी बनी है और वहाँ पे 670 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित करके एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की बात है। अब आजमगढ़ के लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप यहाँ क्यों बनाना चाहते हैं? यहाँ पास में बनारस है, 2 घंटे की दूरी पे, 2.5 घंटे की दूरी पे लखनऊ है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज़ पकड़ना है वो जाके वहाँ से पकड़ लेगा। खेती की ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है, 10,000 लोग वहाँ विस्थापित होंगे। तो लोग ज़मीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये मुआवजे की लड़ाई नहीं है, ये पहले मैं स्पष्ट कर दूँ। तो इसके समर्थन में पहले कानपुर से एक वाहन यात्रा निकली थी, जिसमें 13 लोग गए थे 2 वाहनों में, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी के। और अब ये पद यात्रा होनी थी बनारस से आजमगढ़ की, 4 दिन की। और मेरी 3 दिन से इंटेलिजेंस वालों से बात हो रही थी कि भाई 10-15 लोग चलेंगे, रास्ते में पर्चे बांटेंगे, कोई बड़ी सभा नहीं होगी, वहाँ पहुँच के बड़ी सभा होगी जो रोज़ होती है। मुझसे पूछा गया कहाँ कहाँ रुकेंगे। मैंने बताया कि पहली रात चंदवक, दूसरी रात लालगंज, तीसरी रात निज़ामाबाद रुकेंगे और चौथे दिन मंदुरी पहुँच जाएंगे। लेकिन 23 को जब मुझे 9 बजे लखनऊ छपरा एक्सप्रेस पकड़नी थी बादशाह नगर से, उसके 1 घंटे पहले मेरे पास फ़ोन आया कि ADG पुलिस राम कुमार जी बात करना चाहते हैं। तो मेरे भाई के साथ पढ़े हैं, उन्हीं के माध्यम से आया था। मैंने अपना नंबर उनको दे दिया, मेरा नंबर उनको दे दिया गया। पर चूंकि मैं मोबाइल नहीं रखता हूं, जैसे ही मैंने बादशाह नगर स्टेशन से एक उनको संदेश भेजा कि मैं अब गाड़ी पकड़ रहा हूं, और किसी साथी ट्रैवलर का मोबाइल? जी, मेरे सहयोगी अमित मौर्य जी का मोबाइल था। हम गाड़ी में बैठे, आधे घंटे के अंदर एक पुलिस वाला आ गया। मुझे लगा कि ये शायद GRP वाले हैं जो आते हैं रोज़ सुरक्षा देखने के लिए, लेकिन वो जब हमारी फ़ोटो खींचने लगा तब मुझे समझ में आ गया कि ये मामला कुछ और है। और तब मैंने देखा वो UP पुलिस का आदमी था और मेरी खबर दी जाने लगी ऊपर कि अब ये पढ़ रहे हैं, अब ये कर रहे हैं। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि बनारस स्टेशन पे ही हमें डिटेन किया जाएगा। और गाड़ी 6:15 बजे पहुंचती है, लेकिन 5:37 पे ही पहुंच गई। और जैसे ही रुकी, धड़धड़ाते हुए सिगरा थाने की पुलिस चढ़ी गाड़ी पे और मुझे सोते हुए जगाया गया और कहा गया बनारस आ गया, अब चलिए। और मुझे सिगरा थाने ले गई। फिर वहाँ से जल्दी ही पुलिस लाइन में स्थानांतरित किया गया, चाय पिलाई गई। लेकिन हमारे एक साथी जो मुझे लेने आने वाले थे, नंदलाल जी, जो वहाँ कोका कोला विरोधी आंदोलन के नेता रहे हैं, वो मिलने आ गए सुबह ही सुबह। लेकिन उसके बाद जो साथी मिलने आए उनको आने से रोका गया। हमने अपनी एक तस्वीर खींच के बैनर के साथ उसको नंदलाल जी ने बाहर लोगों को भेजा। तो बाकी साथी भी जो फ़ोन कर रहे थे उनको सबको हमने वहीं बुलाया।
लेकिन उसके बाद उन्होंने हमें किसी से भी मिलने नहीं दिया। नंदलाल की पत्नी रंजू नाश्ता बना के लाई, उस नाश्ते को अंदर नहीं आने दिया गया। उन्हें कहा गया कि यहाँ कोई है ही नहीं, और हमारे मोबाइल फ़ोन हमसे छीनने की कोशिश हुई। जब मैंने ये धमकी दी कि अगर तुम मोबाइल फ़ोन छीनोगे तो अब तुमसे हाथापाई होगी, तब वो थोड़ा पीछे हटे। और मैंने उनसे पूछा कि आप हमारे ऊपर किस बात का प्रतिबंध लगा रहे हैं, हमारे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है, कोई धारा है तो आप बताइए। आप हमें मोबाइल नहीं इस्तेमाल करने दे रहे हैं, हमारे लोगों से नहीं मिलने दे रहे हैं, हमारा नाश्ता आया है वो नहीं आने दे रहे हैं। और मैंने बड़े पुलिस अधिकारियों को ये एसएमएस कर दिया कि मैं आपका नाश्ता नहीं लूँगा, आपकी चाय नहीं लूँगा, और मैं किसी भी बड़े पुलिस अधिकारी से भी बात नहीं करूँगा जब तक मैं अपने साथियों से नहीं मिल लेता। और मैं सोफे पे बैठा था, वो छोड़ के मैं ज़मीन पे धरना देने लगा। मेरे सारे साथी भी मेरे साथ बैठ गए। खैर उसके बाद एसीपी डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी आए, और जब वो कमरे में प्रवेश किए तो मेरा मोबाइल छीना जा रहा था। 2-3 पुलिस वाले मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि देखिए ये क्या हो रहा है, और मैंने उनसे पूछा कि ये आखिर हम लोग के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, आप बताइए हमने क्या जुर्म किया है। तो बोले नहीं, आपकी पदयात्रा नहीं निकल सकती। तो मैंने कहा वो तो हमें भी समझ में आ रहा है कि नहीं निकल सकती, लेकिन आपने हमारे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया है, कोई धारा लगाई है जिससे आप मेरे ऊपर ये प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो बताइए, और नहीं तो मेरा ये धरना यहाँ चालू रहेगा और मैं आपसे बात नहीं करूँगा। तो उन्होंने काफ़ी आग्रह किया कि मैं सोफे पे बैठ जाऊँ। मैंने कहा पहले आप हमारे लोगों को बुलाइए तब मैं बैठूंगा। तो खैर उसके बाद उन्होंने सारे लोगों को बुलाया। एडिशनल सीपी राजेश कुमार पांडे आए, बोले कि हम आपको आजमगढ़ ही भेज देते हैं। अब ये बड़ी अजीब बात है कि देखिए वो कह रहे हैं कि आपकी पदयात्रा को परमिशन नहीं है। आजमगढ़ में 75 दिन से आंदोलन चल रहा है, आज 77वां दिन है, उसको नहीं रोका जा रहा है, तो उसके समर्थन में होने वाली पदयात्रा को आप क्यों रोक रहे हैं? पदयात्रा तो एक छोटी चीज है, बड़ी चीज तो आंदोलन है। लेकिन वो बहाना बना के, हकीकत यह है कि ऊपर से आदेश था लखनऊ से कि पदयात्रा न होने दी जाए। और मेरी समझ से मुझे ये लगता है कि जो योगी सरकार विदेशी पूंजी निवेश आकर्षित करना चाह रही है उत्तर प्रदेश में, योगी जी बता रहे हैं कि पूंजी निवेश के लिए बहुत आदर्श राज्य है, और इसको मंत्री कह रहे हैं 7.5 लाख ऑलरेडी ले आए पूंजी। ये तो सब कागज पे है, ये अभी कितना आएगा ये अभी आगे जब गुजरात में नहीं आता है, गुजरात में ये वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन करके तमाम समझौते कर लेते हैं कि हम इतना, मतलब ये ऐसा ही है कि जैसे मैं लिख दूं कि मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, हाँ, और फिर बाद में ना दूं, तो आप कहिए कि अब संदीप पांडे 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक दर्शकों को बता दूं, इलेक्शन के समय महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट को ट्रांसफर कर दूं वहां, मतलब जी, एक राज्य से केवल अपने, खैर हम लोग इसी पे रहे। तो गुजरात में एमओयू साइन किए जाते हैं, पैसा नहीं आता है, तो उत्तर प्रदेश में कहां से आएगा? खैर, तो ये इनको यही चिंता है कि ये जब सारी दुनिया से पूंजी, अब सुन रहे हैं कि आज अब ये पूरे देश में घूम के पैसा मांगेंगे, तो भाई ये तो हर एक सरकार करती है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ दूसरे काम करने पड़ेंगे। आपको यहाँ पे इस तरह का माहौल बनाना पड़ेगा कि यहाँ पूंजी निवेश, आपको ये जो पूरे जो बड़े बड़ी परियोजनाएं होती हैं, इसमें जो कमीशन खोरी है इसको बंद कीजिए। पूंजीपति यहाँ इसलिए नहीं आता है क्योंकि उसको परेशान किया जाता है, नहीं उससे वसूली की जाती है। संदीप भाई, मैं एक इसलिए स्पष्ट कर दूं, जो स्थान है वो है दिल्ली के अलावा बेंगलोर है। जी जी, बेंगलोर में ही आपकी एक सांसद जाके कह रहे हैं कि छुरा तैयार रखो, हाँ, गला काटने के लिए, और उसी, मतलब बेंगलोर मतलब कर्नाटक में, हाँ, और उसी में आप जाके आपको लग रहा है कि इतना अच्छा एनवायरनमेंट हो गया, सबको लगेगा कि छुरे उरे तैयार है यहाँ पे, चलो आओ वहाँ। मतलब ये भी तो एक, हाँ, नहीं सही बात है। बताइए, मतलब बेंगलोर में कर रहे हैं आप अपनी सांसद को, जो एक आतंकवादी घटना में आरोपी है, उसको आप कोई भी बयान देने दे रहे हैं, और इस तरह का बयान अगर किसी और ने दिया होता, विपक्षी दल के किसी नेता ने, और कहीं किसी मुस्लिम ने दे दिया होता, तो आज तो उसके खिलाफ मुकदमा हो गया होता, वो जेल में होता। तो आप अपने लोगों को सब उल्टा सीधा बोलने देते हैं, और हम लोग कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण पदयात्रा है, पर्चा बटेगा, आप वो नहीं करने दे रहे हैं। तो ये जो पुलिस का तरीका है उत्तर प्रदेश में, कि आप दुनिया को बता रहे हैं कि यहाँ कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, पूंजी निवेश का बहुत अच्छा माहौल है,
लेकिन एक तरफ व्यापारियों की हत्या हो रही है। एक वो कानपुर के व्यापारी की हत्या गोरखपुर में हुई, हाल में एक और व्यापारी की हत्या हुई है। और आप दूसरी तरफ इस तरह की लोकतांत्रिक आवाजें जो आपके परियोजनाओं का विरोध कर रहे हैं, उनकी आवाजों को आप इस तरह से कुचलना चाहते हैं। हमसे कहा गया कि आप कोई बयान मत दीजिए, लोग आ रहे हैं, फोटो मत खींचने दीजिए। अरे भाई क्यों? अगर हमारी फोटो खींच के वहां से चली जाएगी तो आपका कौन सा खेल बिगड़ जाएगा? और उन्होंने कहा कि हम आपको लखनऊ भेज रहे हैं। हमने खुद ही कहा हम लखनऊ जाना चाहते हैं, हम तो रेलगाड़ी से अपना टिकट करा के आना चाहते थे। उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी गाड़ी से भेजेंगे। और खेल ये था कि वो ये नहीं चाह रहे थे कि हम किसी से वहां बात करें। तो मुझसे कहा गया कि आप मीडिया वगैरह से जिससे भी बात करनी है, आप अपने बयान पुलिस लाइन के बाहर जाके दीजिएगा। और उस ड्राइवर को ये बोला गया कि रुकना मत, कि रुकना मत। अब मुझे समझ में नहीं आता, ये बड़े बड़े पुलिस अधिकारी आईपीएस भारत की सबसे कठिन परीक्षा पास करके बने हैं, और ये इतनी ओछी हरकत क्यों करते हैं? और ये इस उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के लिए काम करते हैं। ये पार्टी विशेष के लिए, बताइए, व्यक्ति विशेष के लिए तो भाई काम नहीं उनको करते। ये समझना चाहिए कि ये खबर तो छपेगी ही कि संदीप पांडे को डिटेन करके लखनऊ भेजा गया। अगर मैं वहां पे ठीक से बात कर लेता कि आंदोलन क्यों चल रहा है और सरकार उसका हल निकाले, जो लोगों की समस्या है। अगर आपको जमीन चाहिए तो आप भू अधिग्रहण कानून के तहत वहां नोटिस जारी कीजिए, 70% किसानों की सहमति लीजिए, आप जमीन लीजिए एयरपोर्ट के लिए। लेकिन गैर कानूनी तरीके से 12-13 अक्टूबर की रात को वहां राजस्व विभाग के अधिकारी पुलिस के साथ जाते हैं, जबरदस्ती पैमाइश करने की कोशिश करते हैं। अरे रात को आप क्यों कर रहे हैं चोरों की तरह, और महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं? तो ये तो आंदोलन आपकी वजह से खड़ा हो गया। हाँ, मैं डॉक्टर संदीप एक मैं बीच में इसलिए पूछ रहा हूं, नहीं क्योंकि एक और रास्ता था, जैसे आप कह रहे हैं आप इन्वेस्टर समिट लगाते हैं, आप जाके वहां लोगों से सीधे संवाद करिए ना। सही बात है भाई, आप तो नेता हैं, आप उन्हीं के चुने हुए नेता हैं, बिल्कुल बैठिए उनके साथ, कहिए, बताइए कि क्या समस्या है, हम समस्या का निराकरण करेंगे, या आप मुझे कन्विंस कर दिए कि ठीक नहीं। मैं एक दूसरी चीज कह रहा था, आपका एक लंबा ये रहा है कि भाई आप प्रोटेस्ट करते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, जेल जाते हैं इसमें, लेकिन आपको जिस तरह से इस बार प्रिवेंट किया गया है, क्योंकि मैं भी उसमें कुछ को मैं भी देखता हूं, दूर से देखता हूं, पास से देखता हूं आपके डिटेंशन को। आप एजुकेशन के अगेंस्ट करते हैं, छुट्टा जानवरों के अगेंस्ट करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, ठेले वालों की बात करते हैं। मैंने आपको कभी ये नहीं देखा कि वो जाने ही नहीं दे रहा। जी जी, ये आपको कुछ प्रोएक्टिव नहीं लगा, कुछ ज्यादा? ये नया तरीका है। इसी बनारस में 2003-2004 में कोका कोला के खिलाफ हम लोगों का आंदोलन था। 2003 में 500 लोग, अभी तो यहाँ तो 10-15 ही लोग चलने वाले थे, और वहाँ तो 300-400 ही बैठते हैं। 500 लोग 2003 में, और 2004 में तो 2000 लोग कोका कोला कारखाने के बाहर प्रदर्शन किया। मुलायम सिंह की सरकार थी, लाठी चली, हम जेल गए। 2003 में 2 दिन के लिए, 2004 में 4 दिन के लिए। लेकिन प्रदर्शन करने से नहीं रोका गया, मुकदमा हुआ, जेल गए हम, ठीक है, लेकिन प्रदर्शन करने से नहीं रोका गया। ये अजीब सरकार है, ये आपको प्रदर्शन ही नहीं करने देती। नहीं तो क्या इसमें प्रॉम्प्ट कहीं आपको लगता है कि कुछ और है? नहीं, इसमें मैं सबसे गंभीर बात बताऊं आपको। जब हमारे मित्र राजीव यादव जो वहां आंदोलन का संचालन कर रहे हैं, जब मुझे छोड़ के बनारस से आजमगढ़ जाने लगे, जी आजमगढ़ में आंदोलन का, जब वो मुझे बनारस से मिल के 24 तारीख को जब आजमगढ़ वापस जा रहे हैं, तो 22 किलोमीटर दूर तुराव नाम की जगह पे, चोलापुर थाने पे एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी आती है। उसमें सादे कपड़े में लोग उतरते हैं और सीधे राजीव यादव और उनके भाई विनोद यादव जो वकील हैं और गाड़ी चला रहे थे, उनके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। उनकी गाड़ी की चाबी छीन लेते हैं और गाड़ी में दोनों को बैठा के निकल जाते हैं कहीं, पहले बनारस की दिशा में, फिर लौट के आजमगढ़ चले जाते हैं। तो और जो बाकी साथी थे वो परेशान हो गए। उसमें एक महाराष्ट्र के सज्जन आए थे जो हमारे साथ पदयात्रा में चलने वाले थे, उन्होंने मुझे फोन किया। अभी हम वहां से आ ही रहे थे पुलिस की जीप में कि फोन आया कि राजीव यादव का अपहरण हो गया। तो हमने बड़े पुलिस अधिकारियों को संदेश भेजा कि जब हमने आपकी बात मान ली, हमारी पदयात्रा नहीं हो रही है, आप करने ही नहीं दे रहे हैं, आप हमें जबरदस्ती गाड़ी में बैठा के लखनऊ भेज रहे हैं बिना वहां की मीडिया से बात किए हुए, ये सब हम बर्दाश्त कर रहे हैं, तो आप राजीव यादव का अपहरण क्यों कर रहे हैं? तो खैर 1 घंटे तक उनके साथ काफी बुरा व्यवहार किया गया, जैसे कोई अपराधी हो। उनसे पूछा गया तुम्हारी पिस्तौल कहाँ है? तो राजीव को लगा कि फर्जी मुकदमा शायद करेंगे कुछ पिस्तौल दिखा के।
तो आप आंदोलनकारी को अपराधी की तरह आप उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, उनको आप धमकी दे रहे हैं कि आप यहां आंदोलन क्यों चला रहे हैं, मेधा पाटकर को क्यों बुला रहे हैं, राकेश टिकैत को क्यों बुला रहे हैं, संदीप पांडे पदयात्रा क्यों निकाल रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध क्यों करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है विकास जो मोदी जी कर रहे हैं। तो आप जो कह रहे थे ये एसटीएफ के लोग थे, बाद में पता लगा ये मतलब भारतीय जनता पार्टी के वकील बने हुए हैं। और उसमें विनय दुबे नाम का आदमी जो उनका मुखिया था, उसके फोन पे आजमगढ़ एसपी का फोन आ रहा था, तब राजीव को पता लगा कि ये सब एसटीएफ वाले हैं। और अंत में जब हम लोगों का संदेश सब ऊंचे पुलिस अधिकारियों के पास गया और तब जब वहां सूचना पहुंची होगी, तब इनको कंधरा पुलिस स्टेशन लाके और जिला मुख्यालय ले गए और इनसे कहा गया कि अपनी जमानत ले लीजिए। मतलब मुकदमा भी हो गया। किस बात के लिए आज तक नहीं मालूम। फिर परसों मैं जब गया आजमगढ़, वहां एसपी को इसकी शिकायत देने की राजीव यादव का इस तरह से अपहरण किया गया, तो मैंने पहले तो हमको अंदर नहीं जाने दिया गया। 50-60 साथ में औरतें थीं, पूरी गिरफ्तारी की तैयारी हो गई। पुलिस पूरा में अपना हेलमेट लगा के लाठी लेके वो तैनात हो गई लाठी चार्ज के लिए। तो खैर मैंने वहां पे कहा कि देखिए ये आपकी लाठी, आपका हेलमेट, आपकी वर्दी, ये सब जो है ये हमारे पैसे से आता है और ये महिलाएं जब तक अंदर नहीं जाएंगी तब तक हम एसपी साहब से मिलेंगे नहीं। और ये देश की जनता है, जमीन पे बैठ के आपकी मालिक है, आप भले ही वर्दी पहन के और लाठी लेके हेलमेट लगा के बैठते हो। तो खैर 1 घंटे के बाद पुलिस वालों ने समझदारी दिखाई, महिलाएं अंदर गईं, हम लोगों ने एसपी से हम मिले और हमने एसपी से कहा कि भाई ये कौन सा तरीका है कि आप अपहरण करवा रहे हैं, आपको बात ही करनी है। और आप ही के इशारे पे सब हुआ क्योंकि आपसे फोन पे बात हो रही थी, एसपी AZH लिख के आ रहा था उस पे। आपको बात करनी है तो आप इस तरह से बुलवा के आमने सामने बात कीजिए। तो ये जो गैर कानूनी तरीके हैं पुलिस के, मैं एक ज्ञापन तैयार कर रहा हूं डीजीपी को देने के लिए। मैंने कल रात को ईमेल पे उनसे समय मांगा है, देखते हैं समय मिलता है कि नहीं। मेरा ये कहना है कि आप पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, पूंजी निवेश के लिए बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन ये जो हरकतें उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है कि आप अपराधियों की तरह हमसे व्यवहार कर रहे हैं, हम जनता के साथ खड़े हैं, जनता अपनी जमीन नहीं देना चाहती है इसलिए हम उसके साथ खड़े हैं, जनता नहीं होती तो हम नहीं जाते। आखिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया, आगरा एक्सप्रेसवे बन गया, वहां लोगों ने जमीन दे दी, उनको अच्छा खासा मुआवजा मिल गया, वहां कोई आंदोलन नहीं हुआ तो हमने भी विरोध नहीं किया। भाई जब किसान ही अपनी जमीन देने को तैयार है तो हम वहां क्यों जाएंगे। लेकिन जहां का किसान जमीन नहीं देना चाह रहा है, वो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के दायरे में रहते हुए, वहां ये पुलिस और सरकार जो ये गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल कर रही है, हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। वहां सीओ सिटी ने, आजमगढ़ ने पूछा कि आप किस अधिकार के तहत ये धरना कर रहे हैं। हमने कहा संविधान के भाग 3 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, जब तक हम कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगाड़ते हैं तब तक हमें पूरा अधिकार है। और हम शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं, हम नारे नहीं लगा रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। और हम अंदर जाके कायदे से, औरतें बैठेंगी यहां जमीन पर नहीं बैठेंगी, तब हम एसपी से बात करेंगे। खैर अंत में उन्होंने माना, लेकिन इनको कोई, ये हमारे सारे संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हैं। देखिए हमें बोलने का अधिकार है, हमें संगठन बनाने का अधिकार है, हमें सभा करने का अधिकार है, ये तीनों अधिकार को चल रहे हैं। डॉक्टर संदीप पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये तो एक अनवरत है, लेकिन लड़ाई आगे आने वाले समय में कोई आसान नहीं दिखता, तो ऐसा है कि और मुश्किल ही होने जा रही है। जी जी चलिए, लेकिन ये भी है कि अंत में लोक शक्ति ही जो है वो वो किसी भी लोकतंत्र में लोक शक्ति ही डिसाइड करती है कि देश कैसे चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि जो आजमगढ़ का धरना है वो कम से कम रियलिटी ये होगी कि उसमें सरकार की समझ आएगी, और वो जो एक बिना बात के जिद में है कि वहाँ एक एयरपोर्ट बने, वो शायद जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है, सरकार के हित में भी, किसानों के हित में भी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।